हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर गाइडलाइनर में। मैं हूं पीके तिवारी। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12 के केमिस्ट्री का मॉडल पेपर का एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन बताने वाला हूं। वीडियो शुरू होने के पहले आपके पास मॉडल पेपर होना चाहिए, यदि नहीं है तो बिहार बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रवा कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि पहला का सी आपको आंसर हो जाएगा, जिसमें 4 प्रकार के रवा होते हैं। एक होता है आयनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक एंड मॉलिक्यूलर। ये 4 टाइप के रवा यानी कि क्रिस्टल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज फाउंड इन H2O? H2O में यानी कि बर्फ में किस प्रकार के अपबंध पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन ए होगा, यानी कि H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ए ऑप्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू हाउ मेनी कूलम्स? तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि 96,500 कूलम। 96,500 कूलम होता है। एक फैराडे विद्युत में 96,500 कूलम होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रतिरोध के प्रतिलोम को कहते हैं। इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड। तो प्रतिरोध के प्रतिलोम को चालकता कहते हैं। आप लोग फॉर्मूला ये जानते भी है, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो R जो है रेजिस्टेंस है और C जो है कंडक्टेंस है। तो रेजिस्टेंस जो है कंडक्टेंस के क्या होता है? प्रतिलोम होता है, इन्वर्स होता है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ए, यानी कि कंडक्टेंस यानी कि चालकता। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लेमडा एम। तो इसका भी आंसर जो है ए होगा। 5 का आंसर ए होगा। तनु करने पर बढ़ता है, इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन। इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन यानी कि लेमडा एम को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी जो है विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी लेमडा एम इज इक्वल टू होता है कप्पा इंटू भी, जहाँ पर भी जो है वॉल्यूम होता है 1 मोल सॉल्यूट का। तो 1 मोल सॉल्यूट का ये भी वॉल्यूम होता है। तो जब डाइल्यूशन करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो लेमडा एम का मान भी इंक्रीज करेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ए, तनु करने पर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, कीमोजॉर्प्शन इज, यानी कि रासायनिक अधिशोषण होता है। रासायनिक अधिशोषण आपको बता दें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है, यानी कि इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये। यानी कि 6 का भी आंसर आपको हो जाएगा ए। यह ए ऑप्शन में है। 6 का आंसर आपको ए हो जाएगा। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अधिशोषण की अभिक्रिया जब केमिकली होती है। 2 टाइप के अधिशोषण होते हैं, एक भौतिक अधिशोषण, एक रासायनिक अधिशोषण। तो जो रासायनिक अधिशोषण होता है, रासायनिक अधिशोषण में इरिवर्सिबल होता है, यानी कि उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। सरफेस पर जब कोई गैस एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके बीच में सरफेस और गैस के बीच में रिएक्शन हो जाता है, तो उसको फिर से तोड़ा नहीं जा सकता है, फिर से अलग अलग नहीं किया जा सकता है, यानी कि वो इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चीफ ओर ऑफ आयरन इज, यानी कि लोहे का मुख्य अयस्क है। देखिए इसमें तो जो जितने भी नाम दिए गए हैं अयस्कों के, सभी लोहे के ही अयस्क हैं और सभी इंपॉर्टेंट ही हैं। ए में है मैग्नेटाइट, बी में है हेमेटाइट, सी में है सीडेराइट और डी में है आयरन पाइराइट। तो इसका अब ज़्यादा सही आंसर बी होगा, हेमेटाइट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में विच टाइप ऑफ ओर कैन बी कंसंट्रेटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस? किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है? तो मैग्नेटिक पार्टिकल्स यानी कि चुंबकीय कण, जो आंसर में दिया है, इसमें ऑप्शन में दिया है बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन जो होगा 8 नंबर क्वेश्चन का सही होगा, क्योंकि मैग्नेटिक पार्टिकल्स चुंबकीय कण का पृथक्करण जो किया जाता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन से किया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर, कॉपर माटे कंटेंस, यानी कि कॉपर माटे में होता है, क्या होता है? कॉपर माटे Cu2s प्लस FeS का मिक्सचर होता है। Cu2s प्लस FeS
ये कॉपर माटे का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये जो है Cu2s एंड FeS बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का भी आपको बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ग्रुप 15 ऑफ पीरियोडिक टेबल इंक्लूड्स नाइट्रोजन एंड, यानी कि आवर्त सारणी के ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व है? तो नाइट्रोजन के अतिरिक्त फास्फोरस होता है। आप ग्रुप 15 की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक ये सब होता है। तो नाइट्रोजन के अलावा इसमें और क्या होता है? फास्फोरस होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, यानी कि 10 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, डी ब्लॉक के तत्वों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि डी ब्लॉक के तत्वों को और क्या कहा जाता है? तो ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, जिंक इज ए। देखिए ये क्वेश्चन भी इस पहले वाले क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन से मिलता जुलता है। जिंक इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, लेंथेनाइड, नॉर्मल एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक। यानी कि जिंक है, क्या है? संक्रमण तत्व है कि लेंथेनाइड है कि सामान्य तत्व है कि एस ब्लॉक का तत्व है? तो ध्यान दीजिएगा, जिंक एक डी ब्लॉक का तत्व है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। यह एक अपवाद स्वरूप भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि जिंक एक सामान्य तत्व होता है, संक्रमण तत्व नहीं होता है। सभी डी ब्लॉक के सभी तत्व संक्रमण तत्व ही होते हैं, लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़कर, यानी कि जिंक, कैडमियम, मरकरी संक्रमण तत्व नहीं होते हैं क्योंकि उनके डी ऑर्बिटल पूरे भरे होते हैं। तो ये सामान्य तत्व हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सामान्य तत्व है। क्वेश्चन नंबर 13 में, मैग्नीज इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज एम्प्टी डी ऑर्बिटल, यानी कि मैग्नीज +3 एक ऑक्सीकारक है। किस वजह से ऑक्सीकारक है? तो खाली डी ऑर्बिटल के कारण ये जो है ऑक्सीकारक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सी, खाली डी कक्षक के कारण। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, IUPAC नेम ऑफ K2ZnOH4 इज। तो इसका सही नाम होता है पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट सेकेंड, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट सेकेंड, यानी कि 14 का आंसर हो जाएगा ए, पहला आंसर ही इसमें हो जाता है, सही होगा। डबल बॉन्ड इन एल्किन्स आर डिटेक्टेड बाय एडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का, यानी कि अल्किन के द्विबंधन का पता लगाने को मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? तरल ब्रोमीन, यानी कि 15 का सही आंसर होगा बी। 15 का सही आंसर आपको मिलेगा बी, यानी कि तरल Br2, लिक्विड Br2। द स्टीरियो आइसोमेरिज्म रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आर कॉल्ड एनएंसियोमर्स, यानी कि एनएंसियोमर्स कहते हैं, यानी कि त्रिबिंब समयोता जिसका संबंध अध्यारोपित वस्तु दर्पण प्रतिबिंब को कहा जाता है, प्रतिबिंब रूपता, यानी कि एनएंसियोमर्स कहा जाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर भी बी ही होगा, प्रतिबिंब रूपता। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कर देता है तो फॉस्जीन गैस बनाता है, CuCl2। CuCl2 फॉस्जीन का रासायनिक सूत्र होता है, यही गैस बनता है जब क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो फॉस्जीन गैस बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका सही आंसर होगा बी, इसका भी बी सही आंसर होगा, फॉस्जीन गैस। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर, एल्कोहल और फिनॉल बनाने में अल्केन एवं एरीन का हाइड्रोजन किससे प्रतिस्थापित होता है? ये भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। एल्कोहल और फिनॉल बनाने में अल्केन एवं एरीन का एक हाइड्रोजन किससे प्रतिस्थापित होता है? तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि OH समूह जो होता है वह एल्कोहल और फिनॉल दोनों के लिए फंक्शनल ग्रुप होता है। जब OH समूह एल्किल ग्रुप से जुड़ा रहता है तो वह एल्कोहल होता है, और बेंजीन से जुड़ा रहता है, फेनिल ग्रुप से जुड़ा रहता है तो उसे फिनॉल कहते हैं, यानी कि OH से ही प्रतिस्थापित होगा तभी ये बनेगा। तो 18 का सही आंसर होगा बी, यानी कि OH। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ग्लिसरॉल इज ए।
तो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। ग्लिसरॉल का एक सूत्र ध्यान से समझ लेते हैं, CH2OH CHOH CH2OH, ये होता है ग्लिसरॉल का सूत्र। तो इसमें 3 OH ग्रुप है, इसलिए यह जो है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल बोला जाता है। तो इसलिए 19 का सही आंसर सी होगा, 19 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लें। बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है, बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है। तो अभी यही जस्ट क्वेश्चन जो बात कर रहे थे OH ग्रुप से संबंधित है। तो बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को ही फिनॉल कहते हैं। ये मान लीजिए कि बेंजीन रिंग हो गया, इसके हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव को ही फिनॉल बोलते हैं। तो इसका फिनॉल आंसर होगा, यानी कि 20 का बी होगा, जिसमें फिनॉल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। देखिए ये क्वेश्चन में एक संरचना सूत्र दिया गया है। इस संरचना सूत्र का आपको IUPAC नाम बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम लोग ये 2 CH3 ग्रुप जो कि प्रतिस्थापी हैं, नंबरिंग करेंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, तो इस तरीके से इसका सही नाम होना चाहिए 2,6-डाइमेथिल फिनॉल। लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ ही देंगे। ऑप्शन ए इसका 2,5-डाइमेथिल फिनॉल दिया गया है, बहुत जगह इस आंसर को सही भी माना जा रहा है, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से यह ए ऑप्शन जो होगा गलत होगा। बहुत सारे लोग इसको सही बता रहे हैं, लेकिन ये ए ऑप्शन गलत होगा। इसका सही आंसर होगा, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका सही नाम लिख सकते हैं 2,6-डाइमेथिल फिनॉल, जो कि इसमें से किसी भी ऑप्शन में ये नाम नहीं दिया गया है। इसका सही नाम लिख देते हैं हम 2,6-डाइमेथिल फिनॉल, इसका सही नाम होगा। लेकिन इसमें ऐसा कोई भी नाम नहीं दिया गया है, इसलिए 21 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग विचार नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, क्लोरोइथेन अमोनिया से अभिक्रिया करके बनाता है। तो क्लोरोइथेन जो है अमोनिया से अभिक्रिया करके एथनेमीन बनाता है। तो इसलिए इसका 22 का सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर ए होगा, इसमें एथनेमीन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, एमाइड LiAlH4 से अवकृत होकर देता है। तो यह एल्किल एमीन बनाता है। एमाइड जब LiAlH4 से अवकृत होता है तो 23 का सही आंसर हो जाएगा बी, एल्किल एमीन। 24 नंबर क्वेश्चन है, IUPAC नेम ऑफ HCOOH, यानी कि HCOOH का IUPAC नाम है। तो इसका सही आंसर होगा मिथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक एसिड। जैसे ये HCOOH, तो इसमें एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए मैथ वर्ड रूट यूज करते हैं, तो मिथेनोइक एसिड ही इसका सही नाम होगा। तो इस तरह से 24 का सही आंसर हो जाएगा सी। 25 है, IUPAC नेम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का कॉमन केमिकल फार्मूला होता है COOH, यानी कि जब दो COOH फंक्शनल ग्रुप आपस में अटैच रहते हैं तो इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। और इस तरीके से इसमें 2 कार्बन है तो इसका IUPAC नाम हो जाता है इथेन डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड। और इसलिए सही ऑप्शन होगा 25 का सी, 25 का सी सही ऑप्शन होगा, इथेन डाइओइक एसिड। द फॉर्मूला ऑफ मिथाइल नाइट्राइल, मिथाइल नाइट्राइल का फॉर्मूला क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा बी, CH3CN, मिथाइल नाइट्राइल का सही फार्मूला होता है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है जल में घुल जाता है, किसके कारण? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इसलिए। तो 27 का सही आंसर होगा बी, हाइड्रोजन बंध।
27 का सही आंसर बी हाइड्रोजन बंधन होगा। हाइड्रोजन बंधन बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर मॉलिक्यूल के साथ, इसलिए बी सही आंसर होगा। द फार्मूला ऑफ फ्रक्टोज इज, फ्रक्टोज का सही फार्मूला C6H12O6 होता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा ए। 28 का हो जाएगा आपको आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 29, कार्बोहाइड्रेट जो जलांकित होकर जल अपघटित होकर होगा, जल अपघटित होकर 3 से 10 मोनोसेक्राइड बनाते हैं, उसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी ओलिगोसेक्राइड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा बी ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर 3 से लेकर 10 मॉलिक्यूल तक मोनोसेक्राइड देते हैं, उन्हें कहते हैं ओलिगोसेक्राइड। उससे अधिक देते हैं, यानी कि 10 से लेकर बहुत सारी संख्याएं जब होती है तो उसे पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है एमिनो एसिड कंटेन्स 2 फंक्शनल ग्रुप, वन इज COOH एंड अदर इज, यानी कि एमिनो एसिड में कौन से 2 सक्रिय मूलक होते हैं? तो एक COOH होता है और एक एमिनो ग्रुप होता है, यानी कि इसका सही आंसर होगा NH2। 30 का सही आंसर सी होगा, क्योंकि इसी में दिया गया है NH2। क्वेश्चन नंबर 31 है पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड इज कॉल्ड, अल्फा एमिनो अम्ल के पॉलीमर को कहते हैं। तो अल्फा एमिनो अम्ल के पॉलीमर को प्रोटीन कहते हैं। सभी नेचुरल प्रोटीन जो है वो अल्फा एमिनो अम्ल से ही बने होते हैं, यानी कि अल्फा एमिनो अम्ल जो है प्रोटीन का मोनोमर होता है, एकलक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर होगा ए, यानी कि प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो पॉलीथीन इज ए पॉलीमर ऑफ, पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो हमेशा याद रखिएगा पॉलीथीन जो है एथीन का बहुलक है। ये बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर होगा बी, यानी कि एथीन का बहुलक होता है पॉलीथीन। क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 है क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 33, रबर, स्टार्च, सेलुलोज एंड प्रोटीन्स आर, ये सभी नेचुरल पॉलीमर होते हैं, प्राकृतिक पॉलीमर, प्राकृतिक बहुलक होते हैं, यानी कि रबर, स्टार्च, सेलुलोज तथा प्रोटीन क्या होते हैं? तो ये सभी प्राकृतिक पॉलीमर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा बी, प्राकृतिक पॉलीमर। क्वेश्चन नंबर 34, ब्यूना एन एंड ब्यूना एस आर टाइप्स ऑफ, यानी कि ब्यूना एन और ब्यूना एस किस तरह के टाइप्स ऑफ, ब्यूना एन तथा ब्यूना एस एक प्रकार का है, क्या है? तो ये संश्लेषित रबर है, सिंथेटिक रबर ये बोले जाते हैं, ब्यूना एन तथा ब्यूना एस, ये याद रखिएगा, बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि संश्लेषित रबर। अब बचता है क्वेश्चन नंबर 35, द ड्रग यूज टू रिड्यूस फीवर इज नोन एज, ज्वर कम करने में प्रयुक्त दवा को कहते हैं। तो जो दवा ज्वर को, बुखार को कम कर देता है उसे एंटीपायरेटिक कहते हैं, यानी कि ज्वरहारी कहते हैं। इस तरह से हम लोग का सही आंसर 35 का हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 35 का सी सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने केमिस्ट्री के जो मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन के साथ ये देखा, ये आपके सामने सभी सही आंसर लिखे गए हैं। मैं जल्द ही डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।